स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे पार्ट 2 में सॉल्यूशंस का पार्ट 2 करवाएंगे आज। तो पिछले में आपने पढ़ा था हेनरीज लॉ, ठीक है। तो अब हेनरीज जो लॉ है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो ध्यान से देखना। जो हेनरी लॉ में केएच था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट केएच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केएच भी इंक्रीज होगा, केएच इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और केएच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्युबिलिटी के, यानी केएच इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी, ठीक है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सोल्युबिलिटी के, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो एप्लीकेशन फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सॉफ्ट ड्रिंक्स आर पैक्ड एट हाई प्रेशर। जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स आती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, वो हाई प्रेशर पर पैक्ड की जाती है। ये एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का। सेकंड है पीपल एट हाई एल्टीट्यूड सफर फ्रॉम एनोक्सिया ड्यू टू लो सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं वो एनोक्सिया नाम की एक मेडिकल कंडीशन है, उससे सफ़र रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ब्लड में कम घुलती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ये एनोक्सिया होता है। और इसमें आपने समझा क्या कि हम जितना गैस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्युबिलिटी के, तो हम जितना ऊपर जाएंगे उतना ही प्रेशर घटेगा और केएच की वैल्यू भी घटेगी। केएच सॉरी जितना ऊपर जाएंगे उतना ही प्रेशर घटेगा तो केएच की वैल्यू बढ़ेगी। नहीं, आप सिंपल समझो, जैसे कि आपने ये पढ़ा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। तो आप जितना ऊपर जाओगे उतना प्रेशर घटेगा तो सोल्युबिलिटी भी घटेगी, तो इसलिए सोल्युबिलिटी घटेगी। तो यहाँ पर पीपल जो है वो एनोक्सिया से सफर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे हम रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ हमें क्या बताता है? फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कोई सॉल्यूशन है, उसमें वोलेटाइल लिक्विड्स है, यानी वोलेटाइल लिक्विड्स यानी जो भाप बन सकती हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड का एक सॉल्यूशन है, तो ईच हर कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी दो लिक्विड है ए और बी, तो ए और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए और बी के मोल फ्रैक्शन के। तो ये हो गया हमारा रोल्स लॉ, ठीक है। स्टूडेंट्स, रोल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, मान लो दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो मान लो ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है, और पी नोट यानी प्योर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, इनका प्रेशर प्योर है। ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, इसमें लिक्विड पी नोट ए, यहाँ पे लिक्विड पी नोट बी, यानी ए और बी का अभी तक जो है वो प्योर लिक्विड है ए और बी। अब जैसे इनका सॉल्यूशन बनाएंगे, ए अलग वोलेटाइल है, बी अलग वोलेटाइल है, अगर हम इन दोनों को मिलाकर ए प्लस बी का एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये दोनों प्योर नहीं रहेंगे, इसलिए इन ये एक का हो जाएगा पी ए, एक का प्रेशर हो जाएगा पी बी, ठीक है। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लेकिन यहाँ पे जो हमने इक्वल का साइन लगाया है, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट मान लो, कुछ भी मान लो, उसकी तरह आ जाएगा पी नोट ए। और यहाँ पे पी बी है तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया तो कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा पी नोट बी। अब पी टी कितना होगा, यानी टोटल प्रेशर कितना होगा? तो हमारा टोटल प्रेशर होगा पी ए, प्रेशर ऑफ ए प्लस का प्रेशर ऑफ बी। तो प्रेशर ऑफ ए है पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और बी प्रेशर ऑफ बी जो है वो है पी नोट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस का पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हो जाएगा हमारा टोटल पार्शियल प्रेशर। अब ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, इनको जब हम जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू 1 आएगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब एनसीईआरटी में एक ग्राफ दे रखा है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस ग्राफ में क्या है? जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है उसकी वैल्यू 0 से, एक कॉर्नर पर हमने 0 लिख दी, 0 से 1 तक लिख दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू, और मोल फ्रैक्शन बी की वैल्यू भी 0 से 1 तक लिख दी। लेकिन बी की वैल्यू में हम 0 इस कॉर्नर पर लिखेंगे, 1 इस कॉर्नर पर लिखेंगे, ए के केस में 0 इस कॉर्नर पर और 1 इस कॉर्नर पर। तो आपको करना क्या, जो 0 है वहाँ से स्टार्टिंग लाइन शुरू करनी है। तो हमने ये स्टार्टिंग लाइन ए के केस में यहाँ ए से जोड़ दी, बी के केस में 0 इस साइड है तो स्टार्टिंग लाइन इससे शुरू करेंगे, और जब ये ऊपर वाली लाइन मिलाएंगे तो ये आ जाएगा टोटल प्रेशर। ये लाइन है जो 0 टू इधर हमने की है, ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये आ जाएगा टोटल प्रेशर। देखना बच्चा, जो हमारा रोल्स लॉ है और हेनरी लॉ है, उन दोनों के बीच में एक स्पेशल केस होता है। जैसे कि हेनरी लॉ का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए,
यानी पार्शियल यानी प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहाँ पे के एच था हेनरीज कांस्टेंट। रोल्स लॉ में हमने पढ़ा था प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी प्योर प्रेशर या फिर प्योर प्रेशर मान लो आप ई नोट ए की वैल्यू, तो प्योर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर के एच है और यहाँ पर पी नोट ए। अगर के एच और पी नोट ए इक्वल हो जाए तो क्या ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इक्वल नहीं हो जाएंगी। तो इसलिए इसको स्पेशल केस बोलते हैं कि के एच इफ के एच इक्वल टू पी नोट ए देन हेनरीज इक्वेशन एंड रोल्स इक्वेशन आर इक्वल। अब रोल्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अगर रोल्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा उस केस में रोल्स लॉ को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन है ए बी, इस ए प्लस बी, ये ए प्लस बी से सॉल्यूशन बना है, तो इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट है ए, ठीक है, बी है सोल्यूट, ठीक है, तो सोल्यूट की वैल्यू 0। क्यों ही 0? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, तो इसमें सोल्यूट का कोई रोल नहीं है, तो सोल्यूट को मान लिया हमने 0, प्रेशर ऑफ सोल्यूट मान लिया 0। ठीक है, प्रेशर ऑफ सोल्यूट मान लिया 0। अब जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया एक्स ए। ठीक है, और यहाँ पे पी नोट ए क्यों आया, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटा के इक्वल का साइन लगाया, तो यहाँ पे पी नोट ए आ गया। ठीक है, प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये हो जाएगा, और सोल्यूट का कोई रोल नहीं है तो इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। अब पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन। ए सोल्यूशन दैट फॉलोज रोल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। जो सोल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करता है उसको आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। अब इसमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होती है, यानी दो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। जैसे कि दो मॉलिक्यूल है ए तो इनके बीच में इंटरेक्शन देखो, बी के बीच में इंटरेक्शन देखो, और ए बी के बीच में इंटरेक्शन देखो। आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। जैसे कि ए बी के बीच में इंटरेक्शन है 10 न्यूटन का, तो बी के बीच में भी इंटरेक्शन होगा 10 न्यूटन का, और ए के बीच में भी इंटरेक्शन होगा 10 न्यूटन का। यहाँ पर जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो जो होगी 0, और जो मैक्सिमम हीट या एंथैल्पी है वो भी होगी 0। अब सेकंड जो हम पढ़ते हैं वो है 9 आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का उल्टा हो जाएगा। ये सॉल्यूशन दैट डज नॉट फॉलो रोल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। द इंटरेक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल्स, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, उनका इंटरेक्शन किसके इक्वल नहीं होगा, ए और बी मॉलिक्यूल्स के। तो ए मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनके इक्वल नहीं होगा ए बी का इंटरेक्शन। यहाँ पर जो डेल्टा वी मैक्स है वो 0 नहीं होगी, या तो पॉजिटिव होगी या, ठीक है, और जो डेल्टा एच मैक्स है वो भी 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक चीज़ आती है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल्स हैं बी बी ए, अगर बी बी और ए मॉलिक्यूल्स की वैल्यू बड़ी है ए बी मॉलिक्यूल से तो वो होगा पॉजिटिव डेविएशन। अगर बी बी और ए मॉलिक्यूल्स की वैल्यू छोटी है ए बी मॉलिक्यूल से तो वो होगा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में जो, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है तो इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम 0 से ग्रेटर देन 0 होगी, और जो एंथैल्पी है हमारी मैक्सिमम वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन है तो इसमें वॉल्यूम और एंथैल्पी दोनों ही नेगेटिव होंगी, यानी 0 से कम होंगी। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। अब जो ग्राफ बनता है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में जो ग्राफ बनता है वो देखेंगे। तो ये ग्राफ पहले वाला ग्राफ जो हमने देखा था तो उसका सेम है, बस इसमें आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है, बस आपको इतना सा करना है कि पॉजिटिव डेविएशन का जो ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, तो इसमें जो आपने वो लाइन बनाई थी उसमें ऊपर की तरफ कर्व बना देनी है। ठीक है, और जो निगेटिव डेविएशन का ग्राफ है इसमें जो आपने लाइन बनाई थी उसको नीचे की तरफ कर्व बना देना है। तो बस इतना सा डिफरेंस है। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोलिन, और निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो होता है एंडोथर्मिक, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जो निगेटिव डेविएशन होता है वो होता है एक्सोथर्मिक, ये हीट को रिलीज करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है एजियोट्रोप। तो एजियोट्रोप क्या होते हैं, तो एन एजियोट्रोप इज ए लिक्विड मिक्सचर दैट बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर विद वेपर ऑफ द सेम कंपोजिशन। ठीक है, एजियोट्रोप एक लिक्विड मिक्सचर होता है जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होता है। एन एजियोट्रोप इज लिक्विड मिक्सचर दैट बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक लिक्विड मिक्सचर होता है जो जिसकी एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि ये इसी टेम्परेचर पर बॉईल करेगा। तो एजियोट्रोप को समझेंगे हम एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि ये ए और बी, ये दो कंपोनेंट है, तो ये स्पेसिफिक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप, एजियोट्रोप में इतनी चीज़ याद रखो कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, और जो मिक्सर होता है वो लिक्विड होता है, वो लिक्विड मिक्सर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉईल होगा। तो टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स में पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।
सो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स हैं वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और इसका एग्जांपल एसीटोन प्लस एथेनॉल ले लो, और या फिर हमने जो पहले पढ़ा था एसीटोन प्लस टोलिन वो ले लो। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, इसमें बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। सो लार्ज निगेटिव डेविएशन, ये लार्ज डेविएशन शो करेगा। और जो निगेटिव डेविएशन में एग्जांपल था एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, वो सेम एग्जांपल यहाँ पर ले लो आप, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में पॉजिटिव, आप सोचोगे कि मिनिमम है तो निगेटिव होगा, नहीं, मिनिमम है तो पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम है तो निगेटिव होगा, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट की पार्टिकल कितने हैं, ठीक है। जैसे कि ये कंटेनर है, इसमें वाटर है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसमें हमने 2 पार्टिकल डाले, तो 2 पार्टिकल आप कुछ भी डालो, चाहे भिंडी डालो, सेब डालो, केला डालो, कुछ भी डालो, इसका बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री सेल्सियस तक की चेंज होगा, ठीक है। भिंडी 2 पार्टिकल भिंडी डालोगे तो भी इसका बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री सेल्सियस तक की 100 से 101 होगा। सेब डालोगे तो भी 100 से 101 होगा। लेकिन आपने 8 पार्टिकल डाल दिए, तो आपने देखा नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे कुछ भी डालो, लेकिन आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाए, तो ये 101 से 104 डिग्री सेल्सियस आ गया बॉइलिंग पॉइंट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ही पूरा खेल होता है। तो जो हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज हायर दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। कि एक सॉल्यूशन है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रखा है, ठीक है। मतलब एक सॉल्यूशन है, उसमें हमने नमक डाल दिया, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा किसकी तुलना में? अगर एक, जैसे कि हमारे पास 2 कंटेनर है, एक में साल्ट प्लस वाटर है यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वाटर, एक में प्योर वाटर, तो जो साल्ट वाला पानी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा हायर होगा प्योर वाटर वाले कंटेनर से, प्योर वाटर से, ठीक है। तो यही है इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। डेल्टा टी बी क्या होता है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। तो यहाँ पे एम है मोलिलिटी, के बी है इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। के बी एक कांस्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है, और ये है डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हो गया फॉर्मूला, ये ध्यान में रखना। के बी कांस्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर। एक बार हमने जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका ग्राफ देखेंगे। तो इसमें क्या होगा? ये मान लो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट टीबी, ठीक है। फिर हमने सॉल्यूट मिलाया, एक सॉल्यूशन बनाया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर देन इससे होगा, तो ये हायर हो गया इतना, ठीक है। और वेपर प्रेशर इसमें डिक्रीज होगा, तो देखो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ को यहाँ तक लेकर जाएंगे। और फिर इसका ये आ गया जो सेकंड चेंज हुआ बॉइलिंग पॉइंट है वो। और ये डेल्टा टीबी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो टीबी नोट जो प्योर बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 डिग्री सेल्सियस था, फिर सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूशन बनाया, तो वो 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। डेल्टा टीबी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि 100 से हो गया 110। हमारी नेक्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, ठीक है। डिप्रेशन यानी कम होना, और वहाँ पहली प्रॉपर्टी में एलिवेशन था उसका मतलब था बढ़ना, ठीक है। तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। मान लो हमारे पास एक तो प्योर वाटर है और एक वाटर है जिसमें हमने सॉल्ट मिला रखा है, तो सॉल्ट मिला रखा है, तो सॉल्ट वाले वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर होगा किससे? प्योर जो वाटर है उससे, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ये कहता है कि हमारे पास एक तो एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर होगा प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। डेल्टा टी एफ की क्या है? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ है क्रिस्कोपिक कांस्टेंट, एम है मोलिलिटी, तो ये याद रखना आप, ठीक है। तो इसमें देख लो आप, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे हमने इसमें नमक डाला तो वेपर प्रेशर हुआ डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हुआ, तो ये आ गया -10 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे हम इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ देखो आप, इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है, ठीक है। ये ओरिजिनल फ्रीजिंग वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमने जैसे ही सॉल्यूशन बनाया,
सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये था, हमने जैसे कोई इसमें सोल्यूट ऐड किया, सॉल्यूशन बना, तो वेपर प्रेशर देखो डिक्रीज हुआ। पहले वेपर प्रेशर यहाँ था, अब वेपर प्रेशर से डिक्रीज हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हुआ और -10 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो तभी आप देखना कि एक प्रैक्टिकल करके देखना कि एक बीकर लेना, उसमें सॉल्ट और वाटर डालना, तो वो देख लेना लेट उसमें बर्फ़ बनेगी, और एक जो आप और वाटर ले गई उसमें जल्दी बर्फ़ बनेगी। ये जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होती है? इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। इधर H2O है, ये प्योर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है नमक प्लस पानी। ठीक है, तो इसमें बीच में लगी होती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये वाटर को अलाउ करती है, इससे पास होने देती है वाटर को। ठीक है, तो इधर प्योर सॉल्वेंट है तो इधर लो कंसंट्रेशन होगा, इधर सॉल्यूशन है नमक प्लस पानी है तो इधर हाई कंसंट्रेशन होगा। तो जो मूवमेंट है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होगा। तो प्योर H2O है वो इस इधर वाला नमक प्लस पानी का जो सॉल्यूशन है उधर बहना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। ठीक है, और जैसे कि एक एग्जांपल है, ये दो बीकर है हमारे पास, इनमें दो एग रखे हैं हमने। ठीक है, इस बीकर में हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें प्योर सॉल्वेंट है, इसमें नमक वाला पानी है, इसमें प्योर पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके कंसर्न सॉल्यूशन वाले साल्ट प्लस H2O, सॉल्यूशन वाले जो पानी है यानी साल्ट वाला जो पानी है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और इसकी कंसंट्रेशन एक की कंसंट्रेशन होगी लो। तो एक से जो पानी है या कुछ भी मटेरियल है वो H2O इस सॉल्यूशन की तरफ बहेगा तो एक श्रिंक हो जाएगा। और प्योर H2O है तो इसकी कंसंट्रेशन लो है, एक की कंसंट्रेशन हाई है, तो प्योर H2O एक की तरफ बढ़ेगा तो ये एक फूल जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ समझना, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर नीडेड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। यानी ये प्योर H2 इधर फ्लो कर रहा है तो इसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है उसको ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। पाई का मतलब है प्रेशर, सी का मतलब है मोलरिटी, आर है एक गैस कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 और टी का मतलब है टेम्परेचर। ठीक है, अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है? RO। तो रिवर्स ऑस्मोसिस ऐसी होती है कि सॉल्यूशन की तरफ से हम ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, इधर से पानी फ्लो हो रहा है तो हम नॉर्मल प्रेशर लगाएंगे तो उससे भी इसको रोक पाएंगे H2O के फ्लो को। ये हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये सॉल्यूशन वाला फ्लो जो है, सॉल्यूशन है इसमें जो H2O है इसका फ्लो इस तरफ होने लगेगा। ठीक है, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट की तरफ। तो इधर सिर्फ साल्ट रिमेन हो जाएगा, वाटर पूरा इधर आ जाएगा। तो साल्ट का इस सॉल्यूशन का प्योरीफिकेशन हो गया कि साल्ट एक तरफ हो गया, वाटर वाटर एक तरफ हो गया, तो इसको बोलते हैं डिसेलिनेशन ऑफ सॉल्ट वाटर। हमारी नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आती है वो आती है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या है ये समझना आप। इसका जो बेसिक फार्मूला याद रखो आप, क्योंकि हमें सिलेबस कवर करवा रहे हैं तो हर चीज़ डिटेल में नहीं बता पाएंगे। तो इसका बेसिक फार्मूला ये है, पार्स प्रेशर ऑफ ए माइनस का प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा, आप समझना। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जैसे कि हमारे पास ये दो कंटेनर है। ठीक है, इसमें जो प्रेशर है वो 100 है, इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इस कंटेनर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होकर हो गया 40। तो चेंज इन टेम्परेचर यानी सॉरी प्रेशर कितना डिक्रीज़ हुआ? तो प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, आप फार्मूला लगाएंगे आप देखना, PA0 यानी प्योर प्रेशर कितना था 100, तो PA0 आ जाएगा प्योर प्रेशर 100। अब जो PS है सॉल्यूशन, ये प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, पीएच 100 था, इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, प्रेशर डिक्रीज हुआ 40 पर तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है 40। ठीक है, अपॉन में P0 है प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट, तो वो आ गया 100। तो ये आ जाएगा 6 और इक्वल टू 60/100। ये 60/100 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के आप फार्मूलाज देख लो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के। फिर चलते हैं नेक्स्ट, नोट्स भी लिख लेना आप। ये देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समटाइम्स द मॉलिक्यूलर मास फाउंड इज नॉट द सेम एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी मॉलिक्यूलर मास हम जितना सोचते हैं उतना नहीं होता है, वो या तो उससे हाई होता है या लो होता है। ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें होता क्या है, मान लो एसोसिएशन या मॉलिक्यूल कोई भी जो सॉल्वेंट है उसके अंदर या सॉल्यूशन है उसके अंदर जाकर या तो जुड़ जाते हैं तो उनका जो
मास है वो बढ़ जाता है और सेपरेट हो जाते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर जाकर, तो उनका मास जो है वो घट जाता है। ठीक है, एसोसिएशन में A+B था, ये अंदर जाकर जुड़ गए तो मास इंक्रीज हो गया। डिसोसिएशन में NaCl है तो ये अंदर जाकर सेपरेट हो गए तो मास घट गया। अब नेक्स्ट जो है वो आता है वेंट हॉफ फैक्टर आई। तो नॉर्मल मोलर मास अपन में, अब नॉर्मल मोलर मास इसमें फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई था, ठीक है, इसका हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट होता है? तो कुछ नहीं होता, हमने जितने भी 4 फॉर्मूले पढ़े थे 1 2 3 4, ठीक है, इनको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना इफेक्ट होता है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1 + n-1 का अल्फ़ा। अल्फ़ा को हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज अपॉन में 100, और एसोसिएट परसेंटेज ऐसे आएगा कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, कितना परसेंट एसोसिएट हुआ है, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, तो वो परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 लिख देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब एसोसिएशन में क्या होगा? एसोसिएशन में आई इक्वल टू होगा 1 + 1 अपॉन n - 1 इंटू अल्फ़ा। आपको एक एग्जांपल की सहायता से NaCl है, तो NaCl आपको पता है कि सॉल्यूशन में जाने पर टूटेगा Na+ और Cl- में, तो ये 100% टूटेगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होगी? n प्लस 1 + n - 1। ठीक है, तो n कितना कंपोनेंट पार्टी जो कंपोनेंट है वो n इक्वल टू कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोनेंट है 2, तो n की वैल्यू आ गई 2। तो 1 + n - 1 अल्फ़ा। अल्फ़ा को कैसे निकालेंगे? परसेंटेज, तो परसेंटेज 100 अपॉन में 100 कर देंगे तो आई की वैल्यू 2 आ जाएगी। और एसोसिएशन का एक एग्जाम्पल लेंगे, मतलब A+B है, ये जुड़कर A भी हो गए, 30% एसोसिएट हुए हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट कितने हैं? A और B, 2 कंपोनेंट है तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। फॉर्मूला क्या था? आई इक्वल टू 1 + 1 अपॉन n - 1, तो n की वैल्यू 2 यहाँ पर कर दी। अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो परसेंटेज, 30 है तो 30 अपॉन में 100 इक्वल टू, तो ये इधर मल्टीप्लाई 0.3, इसको आप आगे सोल्व कर लेना। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो डिसोसिएशन होगा, आई की वैल्यू 1 से कम है तो एसोसिएशन होगा। ठीक है, आप सोचोगे कि आई की वैल्यू 1 से कम है तो डिसोसिएशन होगा, निगेटिव होगा, नहीं होगा, इसमें उल्टा होगा। आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो डिसोसिएशन, आई की वैल्यू 1 से कम है तो एसोसिएशन।